तो क्वेश्चन नंबर 51 सबसे पहले देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे क्या पूछ रहा है, अब मैं फिर से एक याद के लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। दिसंबर 2019 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। दिसंबर 2019 का 51st क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, द फ्लैश पॉइंट ऑफ टिपिकल स्टैंडर्ड डीजल इज। तो डीजल का आपको फ्लैश पॉइंट बताना है, ठीक है। टिपिकल स्टैंडर्ड डीजल का फ्लैश पॉइंट आपने बताना है। तो ये चार आपके पास ऑप्शन है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 टू 85 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 टू 145 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो करेक्ट ऑप्शन है, वो आपको चूज करना है। तो डीजल का फ्लैश पॉइंट आपने बताना है। डीजल के फ्लैश पॉइंट के अलावा आपको गैसोलीन और कैरोसिन का भी फ्लैश पॉइंट पता होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं एग्जाम्स में। अभी आपके सामने डीजल का फ्लैश पॉइंट पूछ रहा है, क्या पता किसी नेक्स्ट एग्जाम में आपको गैसोलीन का या कैरोसिन का फ्लैश पॉइंट पूछ लिया जाए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकेंड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके डीजल स्टैंडर्ड डीजल का फ्लैश पॉइंट है। तो जितना लोअर फ्लैश पॉइंट होगा, अ लोअर फ्लैश पॉइंट इंडिकेट्स हायर फ्लेमेबिलिटी और गुड फ्लेमेबिलिटी और वोलाटिलिटी, यू कैन से। अब ये फ्लैश पॉइंट होता क्या है, तो अगर मैं यहाँ पे वो डेफिनेशन लिख दूँ कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, तो फ्लैश पॉइंट इज द लोएस्ट टेम्परेचर, फ्लैश पॉइंट इज द lowest temperature at which उस lowest temperature पे a chemical can vaporize to form ignitable mixture in air, ठीक है। तो ये आपके फ्लैश पॉइंट होता है, और ये जितना लोअर होता है, लोअर द फ्लैश पॉइंट, higher the volatility और flammability। और volatility, ठीक है। ये आपका हो गया फ्लैश पॉइंट। अब फ्लैश पॉइंट 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपके डीजल का, ठीक है, टिपिकल स्टैंडर्ड डीजल का। अगर हम बात करें कैरोसिन और गैसोलीन की, कैरोसिन का क्या होता है, कैरोसिन का 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट में बताऊं तो इट्स 100 फ़ारेनहाइट, ठीक है। गैसोलीन का 43 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट पे अपन बात करें तो 45 फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये आपका फ्लैश पॉइंट है कैरोसिन और गैसोलीन। अब कैरोसिन और गैसोलीन के अलावा एक और टर्म आता है, वो टर्म है आपका फायर पॉइंट। तो फायर पॉइंट मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बना के लिख देती हूँ, फायर पॉइंट। अब ये फायर पॉइंट क्या होता है, फायर पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन लिक्विड इन द हायर टेम्परेचर एट विच the oil vapors will continue to burn when ignited। तो जब भी फायर पॉइंट वो पॉइंट होता है किसी भी हाइड्रोकार्बन लिक्विड का हायर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वो जो ऑयल वेपर है कंटिन्यू करते हैं बर्न करना जलाने के बाद, ठीक है। फायर पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन liquid
of hydrocarbon liquid in higher, okay, is higher is the higher temperature at which the oil vapor will continue, okay, will continue to burn when ignited. ठीक है, तो ये हो गया आपका फायर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपसे पूछ रहा है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग इन जीएसआर। तो गन शॉट रेजिड्यू की बात हो रही है यहाँ पे। तो गन शॉट रेसिड्यू में किसका प्रेजेंस न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस दैट इज NAA न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस GSR में कौन कौन से एलिमेंट्स डिटेक्ट करता है। आपके पास चार ऑप्शन है, एंटीमनी और लेड, एंटीमनी और बैरियम, बैरियम एंड नाइट्रेट्स, एंटीमनी एंड नाइट्रेट्स। तो इनमें से एक जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है जो कि न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस डिटेक्ट करता है। तो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस क्या है? न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एक इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक है जो कि मेटल डिटेक्ट, बेसिकली मेटल्स डिटेक्ट करने का काम करता है और ये मोस्ट ऑफ द मेटल्स प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेता है। बट गन शॉट रेसिड्यू में कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस डिटेक्ट करता है? तो एंटीमनी तो कंप्लीटली करेक्ट है, मैं करेक्ट आंसर बता देती हूँ। करेक्ट आंसर है एंटीमनी एंड बैरियम। तो एंटीमनी और बेरियम डिटेक्ट करता है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस किसमें? GSR में। ठीक है, GSR में न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस एंटीमनी डिटेक्ट करता है एंड बैरियम डिटेक्ट करता है। बेसिकली जो GSR कंपोनेंट होते हैं, GSR कंपोनेंट के बेसिक कंपोनेंट्स एंटीमनी होते हैं, एक एंटीमनी होता है, बेरियम एंड लेड। तो आपने ये याद रखना है कि लेड नहीं डिटेक्ट करता न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस। लेड न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस में डिटेक्टेबल नहीं है, इसलिए एंटीमनी एंड बैरियम GSR न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे पूछ रहा है आयरन टैनिक इंक gave a blue color to the line of writing due to presence of indigo dye, okay, if turned black after some time because indigo dye got oxidized, iron tannic components got oxidized, indigo dye got reduced and indigo tannin components got reduced। तो इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टम है जो होता है जिसकी वजह से जो आयरन टैनिक इंक है वो ब्लू कलर से ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है? तो जो आयरन टैनिक इंक है, आयरन के प्रेजेंस की, इंडिगो डाई की वजह से वो ब्लू होता है बट ओवर द टाइम ब्लैक हो जाता है आयरन की वजह से। तो कौन सा ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से ये ब्लू से ब्लैक कन्वर्ट हो जाता है? इंडिगो डाई ऑक्सीडाइज हो जाती है, या आयरन टैनिक कंपोनेंट्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इंडिगो डाई रिड्यूस हो जाती है, या फिर आयरन टैनिन कंपोनेंट रिड्यूस हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आयरन टैनिन कंपोनेंट्स गॉट ऑक्सीडाइज। तो आयरन की वजह से ही इसको ब्लू कलर से ब्लैक कलर में कन्वर्जन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन नहीं होता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। और इंडिगो डाई रिड्यूस या ऑक्सीडाइज नहीं होता, आयरन टैनिन ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, आयरन टैनिन ऑक्सीडाइज होने की वजह से ये जो आयरन टैनिन इंक है वो ब्लू से ब्लैक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54। द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक of ball point pen lines can be determined by examining
वूपिंग, हाइटस, बर्स्ट, स्ट्राइएशन और एस्केपमेंट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आई थिंक। जो बॉल पॉइंट पेन की लाइंस है वो डिटरमाइन आप कर सकते हो, डायरेक्शन आप डिटरमाइन कर सकते हो बर्स्ट स्ट्राइएशंस की वजह से। अगर आपने डायरेक्शन डिटरमिन करना है बॉल पॉइंट पेन में, तो जो बर्स्ट स्ट्राइएशंस होते हैं, क्या होते हैं, बर्स्ट स्ट्राइएशंस होते हैं। बर्स्ट स्ट्राइएशंस की वजह से आप इनका डायरेक्शन बर्स्ट स्ट्राइएशन की वजह से आप डायरेक्शन डिटेक्ट कर सकते हो। और ये जो गूपिंग का टर्म आता है, गूपिंग एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बॉल पॉइंट पेन का, ठीक है। बट बॉल पॉइंट पेन का अगर डायरेक्शन ऑफ स्ट्रोक आपने जानना है तो आपको बर्स्ट स्ट्राइएशंस देखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपसे पूछ रहा है विच टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और सीरियल नंबर ऑन मेटल सरफेस कैन नॉट बी रिस्टोर्ड आफ्टर ऑब्लिटरेशन। ऑब्लिटरेशन के बाद ऐसा कौन सा मार्क होता है जो कि रिस्टोर आप नहीं कर सकते मेटल सरफेस पे, ठीक है। तो अगर आपने ऑब्लिटरेशन करा है कास्ट मार्क का, इनग्रेव्ड मार्क्स का, पंच्ड मार्क्स का, ओवर स्टैम्प्ड मार्क्स का, तो इनमें से एक ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसके बाद अगर आप उसे रिकवर करना चाहोगे तो आप रिकवर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट रीस्टोर अ मेटल सरफेस आफ्टर ऑब्लिटरेशन, ठीक है। आफ्टर ऑब्लिटरेशन किसी मेटल सरफेस पे आप कब रिकवरी नहीं कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। कौन से मार्क्स की बात हो रही है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की बात हो रही है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स इज नथिंग बट दी आपका टूल मार्क्स, ठीक है, आपका टूल मार्क्स। तो कौन सा ऐसा मार्क है, करेक्ट आंसर मैं बताती हूँ, करेक्ट आंसर है कास्ट मार्क्स। तो कास्ट मार्क्स जो होते हैं, कास्ट मार्क्स को अगर आपने ऑब्लिटरेट कर दिया तो इट्स रियली वेरी हार्ड मेटल सरफेस में उसको फिर से रिकवर या रीस्टोर करना। रिकवर या रीस्टोर आप नहीं कर पाओगे कास्ट मार्क्स को आपके मेटल सरफेसेस में, ठीक है। तो कास्ट मार्क इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे पूछ रहा है diphenylamine reagent, that is DPA, diphenylamine reagent used for identification of explosive is prepared by dissolving 1 gram of diphenylamine in 100 ml of which of the following। तो कौन सा ऐसा रिएजेंट, जो ये आपका रिएजेंट है डाइफेनाइलामाइन रिएजेंट, आपने बनाना है DPA, आपको बनाना क्या है, डाइफेनाइलामाइन रिएजेंट बनाना है जिससे आप आइडेंटिफिकेशन करते हो एक्सप्लोजिव्स का, ठीक है। ये क्यों यूज होता है, इसमें भी एक इंफॉर्मेशन ऑलरेडी छुपी हुई है कि जो DPA रिएजेंट है वो एक्सप्लोजिव्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। और उसे प्रिपेयर कैसे करेंगे, 1 ग्राम ऑफ डाइफेनाइलामाइन, 100 ml ऑफ ब्लैंक, ये जो आपको डैश है ये फिल करना है। किस में आप मिक्स करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में आप 1 ग्राम ऑफ डाइफेनाइलामाइन मिक्स करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिक्स करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में मिक्स करोगे, या कॉन्सेंट्रेटेड एसिडिक एसिड में मिक्स करोगे। नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक और एसिडिक एसिड, इनमें से कोई एक एसिड करेक्ट है जिसमें आप डाइफेनाइलामाइन जो रिएजेंट है वो 1 ग्राम ऐड करोगे तो आपका डाइफेनाइलामाइन रिएजेंट बन जाएगा, जिसको आप यूज करते हो एक्सप्लोजिव्स के आइडेंटिफिकेशन में। दिस DPA reagent is used in identification of explosives। तो इसका करेक्ट आंसर है concentrated sulfuric acid। concentrated sulfuric acid is the correct answer। तो 1 ग्राम of diphenylamine आप 100 ml of concentrated sulfuric acid
में मिक्स करोगे तो आपका DPA रिएजेंट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 आपसे क्या पूछ रहा है? Which amino acid is present in hair medullary protein that is usually not a component of proteins? तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि which amino acid is present in hair medullary protein that is usually not a component of proteins? तो आपको अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं हेयर में, ये पता है, मेड्यूलर प्रोटीन में प्रेजेंट है, बट वो एक प्रोटीन नहीं है, वो आपको पॉइंट आउट करना है। आपके ऑप्शंस है ग्लाइसिन, सिट्रुलाइन, साइटीन एंड प्रोलाइन। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि एक प्रोटीन नहीं है बट वो मेड्यूलर प्रोटीन के अमीनो एसिड्स में प्रेजेंट होता है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाला क्वेश्चन है। आपके हेयर अमीनो एसिड में ग्लाइसिन, साइटाइन, प्रोलाइन और सिट्रुलाइन में से एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेड्यूलर प्रोटीन में प्रेजेंट होता है बट इट इज नॉट अ प्रोटीन। तो ग्लाइसिन, साइटीन एंड प्रोलाइन ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन है। सिट्रुलाइन इज नॉट अ प्रोटीन, but it is present in your medullary region, medullary protein में present होता है। तो citrulline is your correct answer, citrulline is your correct answer। next question पे move करेंगे। question number 58। question number 58 आपसे पूछ रहा है the inert ingredient in aluminum phosphine tablets which prevents self ignition of phosphine gas is। इसका करेक्ट आंसर क्या है कि जो इनर्ट इंग्रेडिएंट होता है एल्यूमिनियम फास्फाइन टैबलेट्स पे, तो एल्यूमिनियम फास्फाइन टैबलेट्स जो आती हैं उसमें एक ऐसा इनर्ट इंग्रेडिएंट है जो कि प्रिवेंट करता है इस गैस के सेल्फ इग्निशन को, इस गैस के फॉस्फाइन गैस के सेल्फ इग्निशन को प्रिवेंट करता है। वो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट है आपने बताना है। तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट है, सोडियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोराइड है या डाइफिनाइलामाइन है? कौन सा करेक्ट आंसर है आपने ये बताना है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोराइड, डाइफिनाइलामाइन। तो इसका करेक्ट आंसर है अमोनियम कार्बोनेट। क्या है करेक्ट आंसर? अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एल्यूमिनियम फास्फाइन टैबलेट्स में मिलता है जो कि फॉस्फाइन गैस के सेल्फ इग्निशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये एल्यूमिनियम फास्फाइन टैबलेट्स में प्रेजेंट होता है जो कि फॉस्फाइन गैस के सेल्फ इग्निशन को कंट्रोल करता है। अमोनियम कार्बोनेट क्या है वो इंग्रेडिएंट? अमोनियम कार्बोनेट ये क्या होता है? नेचर से इनर्ट होता है, ये बाय नेचर इनर्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द अफेक्टेड और इलिजिबल राइटिंग इज। कौन सी जो प्रोसेस है इंटरप्रेट करने की, वो वर्ड जो कि आप पढ़ नहीं सकते उस वर्ड को भी पढ़ने की कोशिश करने वाला कौन सा ऐसा प्रोसेस है? रिस्टोरेशन का प्रोसेस है, ऑब्लिटरेशन का प्रोसेस है, डिसाइफरमेंट का प्रोसेस है कि स्प्लाइसिंग का प्रोसेस है? तो इतनी सिंपल सी बात है, अगर आपको सिर्फ कुछ पढ़ना है और समझना है उन सारे वर्ड्स को जो कि इनक्रिप्टेड है, अगर मैं कहूँ जो कि कोडेड है, जो कि कोडेड है। ठीक है, तो कोडेड वर्ड को इंटरप्रेट करना, पढ़ने लायक बनाना क्या कहलाता है? डिसाइफरमेंट। क्या कहलाता है? डिसाइफरमेंट कहलाता है। तो करेक्ट आंसर इज डिसाइफरमेंट। अगर आप कुछ ऐसी चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहे हो जो क्लियर नहीं है, जो इलिजिबल है, जो कोडेड है, अगर आप उसको पढ़ के इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो तो आप उसे डिसाइफर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसे डिसाइफर कर रहे हो, पढ़ने लायक बना रहे हो, पढ़ने लायक कंडीशन में कन्वर्ट कर रहे हो। तो दिस इज डिसाइफरमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 है बैलिस्टिक्स से, जो कि ये पूछ रहा है द
coefficient of reduction or form factor is calculated by which formula? तो जो coefficient है of reduction और form factor, उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्म फैक्टर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो आपके पास कुछ यहाँ पे फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, करेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ. The coefficient of reduction or form factor is calculated by 4r minus 1 by 7 under root, where r is original radius in calibers of the projectile. So this is your correct answer. Form factor का जो reduction coefficient है is calculated by the formula 4r minus 1 by 7 under root. So this is your correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. फॉर्मूलाज तो आपको याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जिनको आपको कैलकुलेट करना है बाय दोज फॉर्मूलाज. तो फॉर्मूलाज याद करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव